नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी के लिए हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। मैथ में हमने ग्राफ तालिका आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। 20 नंबर का ग्राफ तालिका, 10 नंबर की हिस्ट्री, 10 नंबर का करंट अफेयर चल ही रहा है। डेली करंट अफेयर आपको चलता ही है, वो डेली करंट अफेयर आपको डेली देखना है। उसके बाद से जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर चलता है वो देखना है। और मैं जनवरी से लेकर जुलाई तक के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन भी मैं कराऊंगा, जो आपके आने वाले पेट एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। यानी 10 नंबर की करंट अफेयर की कंप्लीट तैयारी भी आपकी हो जाएगी, ठीक। पॉलिटी आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो 5 नंबर इधर से कवर हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम लोग सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। खासकर मतलब जीएस आपका मैथ कंप्लीट ही हो गया है और करंट चल ही रहा है। इतना पढ़ लेंगे आप, आपका काम बन जाएगा। चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं, यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। और भारतीय संविधान की पहली विशेषता क्या है कि जो भारतीय संविधान है यह विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, तो आप बताएंगे भारतीय संविधान है, ठीक। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था, यानी कि 1789 में अपनाया था, ठीक। और भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो देखिए, अगर वर्तमान की बात किया जाए तो अब 22 ना होकर अब हो गया है 25 भाग। कितना हो गया है? तो 25 भाग हो गया है और 415 अनुच्छेद हो गए हैं। 415 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं और अनुसूचियां आपकी 12 हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब इस समय वर्तमान में क्या है? 25 भाग, 415 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये थोड़ा सा पुराना बुक है, इसलिए इसमें अभी भी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां बता रहा है, ठीक। और मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया था, ठीक। तो यानी मूल कर्तव्य कितने हैं? तो हमारे पास हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का 11 विवरण, 11 मूल कर्तव्य हैं, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया है, ठीक। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया में रहते हैं, ये है मान लीजिए भारत का नक्शा, ठीक। ये है अपना भारत, ठीक। और मान लीजिए कि इसके अंदर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको उत्तर प्रदेश के लिए अलग नागरिकता लेना है और भारत के लिए अलग नागरिकता लेना है। नहीं, आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा होगा वो आपके घर का, यानी उत्तर प्रदेश के आप किस गांव से हैं, किस जिले से हैं, वही एड्रेस लिखा होगा और वही एड्रेस आपका हर जगह मान्य होगा। यानी कि आपको 2 नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के किस गांव, किस राज्य के किस जिले से आते हैं, वही नागरिकता आपकी पूरे इंडिया में चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक। और भारतीय संविधान उदार एवं कठोर का मिश्रण है। उदार क्यों है? क्योंकि बहुत सारे संविधान संशोधन जो होते हैं साधारण बहुमत के द्वारा होता है, कुछ संविधान संशोधनों को विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जाता है। इसलिए भारतीय जो संविधान है वह उदार के साथ साथ कठोर भी है, ठीक। और भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। और वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा था। किसने कहा था? तो आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा है, ठीक। और संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। किसका संघ बताया गया है? तो राज्यों का संघ, यानी कि भारतीय संविधान क्या है? राज्यों का संघ है। द यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ है, ठीक। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1976 को मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान कहा भी जाता है, ठीक है। और 1935 के संविधान अधिनियम को भी क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक।
और भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। अभी मैंने बताया कि भारतीय संविधान में कुछ संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा होता है, कुछ संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा होता है। इसलिए जो भारत का संविधान है यह तो न तो बहुत लचीला है और न ही बहुत कठोर है, यह दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक, और यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्र गणराज्य घोषित करता है। ठीक, तो भारतीय संविधान क्या घोषित करता है? तो भारतीय संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि भारत देश का निर्णय कोई और देश नहीं ले सकता। भारत में कौन सी योजना लागू होगी, कौन से नियम बनेंगे, किसको भारत में रहने का अधिकार है, किसको नहीं रहने का अधिकार है, ये सभी नियम भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लेंगे। इसके अलावा कोई भी बाहरी विदेशी शासन नहीं ले सकता है। यही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। ठीक है, और इसमें भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किसमें है? तो आपको याद होगा मौलिक प्रावधान भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। कहां पे है? तो भारत भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अनुसार उद्देशिका जो है संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो आप बोलेंगे हां। और आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा कि किस वाद में उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया है? तो आप बताएंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक, इस वाद में यह वाद कब आया था? तो 1973 में आया था। और इस वाद के अनुसार क्या किया गया था? उद्देशिका को संविधान का अंग तो माना गया, लेकिन इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। और उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता था? तो भारत की मतलब संविधान की उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा या मन की कुंजी कहा गया है। ठीक है, और उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। ठीक है, यानी भारत का संप्रभुता किसमें निहित है? तो हम लोगों में, हम और आप में निहित है। ठीक, और भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, अनुवांशिक नहीं होगा। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन की महारानी जो बनती हैं या ब्रिटेन के जो सम्राट बनते हैं वो अनुवांशिक है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति ना ही अनुवांशिक है और ना ही भारत का प्रधानमंत्री अनुवांशिक है। इनका निर्वाचन होता है लोकसभा और विधानसभा के थ्रू, इन लोगों का निर्वाचन होता है। तो आप याद रखेंगे भारत एक गणतंत्र है। और गणतंत्र का मतलब क्या हुआ कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जैसे कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, इनका निर्वाचन होता है, न कि ये अनुवांशिक या वंशवाद है। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में कितने शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, और उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। ठीक है, क्यों इस दिन को स्वीकार किया गया था? क्योंकि इसी दिन को रावी नदी के किनारे ये कहा गया था कि हम क्या मनाएंगे अपना, मतलब कि संविधान बनाएंगे 26 जनवरी को, अपना 26 जनवरी को। लेकिन संविधान अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकरण 26 नवंबर 1949 को ही कर दिया गया था। इसीलिए इसी कारण से 26 नवंबर भारत को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधि दिवस, निम्न में से विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछ लिया जाएगा समितियों से, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। ठीक। और तदर्थ झमटा समिति के अध्यक्ष कौन है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक। और वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो A.N. सिन्हा है। और मूल अधिकार के उप समिति कौन है? तो J.B. कृपलानी है। ठीक है। और हमारा अगला है कि अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो H.C. मुखर्जी है। ठीक। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरीके से कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर K.M. मुंशी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। आवास समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बी पट्टाभी सीता रमैया है। ठीक। और सर्वोच्च न्यायालय की समिति कौन है? तो S. वारदाचार्यार है। ठीक है। उसी तरीके से अब संविधान के हम लोग कुछ प्रमुख उस स्रोत को देख लेते हैं कि किस किस स्रोतों से क्या क्या लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, न्यायपालिका की शक्ति लिया गया है। ठीक। और राजनीति की आधारभूत संरचना लिया गया है, और लोक सेवा आयोग को भी लिया गया है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि भारत शासन अधिनियम से 1935 से इतनी चीजें ली गई हैं। ठीक। वहीं जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपातकालीन उपबंध, और 3 आपातकालीन उपबंध है। आर्टिकल 352। ठीक। जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगी आर्टिकल 352 क्या है। ठीक। आर्टिकल 356। ठीक। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 361। इस तीन प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। और यह आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है। पूर्व सोवियत संघ का संविधान कहां से लिया गया है? मतलब पूर्व सोवियत संघ संविधान से क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य को लिया गया है। और भारत में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। ठीक। और किसमें हैं? तो भाग 4 क में है। ठीक है। भाग 4 क में इसका प्रावधान है। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान लिया गया है। ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि आर्टिकल 61 भी कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा का पदेन सभापति का कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति भी कहां से ली गई है? तो अमेरिका से ही ली गई है। और राष्ट्रपति का संघ को रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेशन भी कहां से लिया गया है? तो यह भी अमेरिका से लिया गया है। और जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किससे लिया गया है? तो जापान के संविधान से लिया गया है। वहीं कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से सरकार की संघीय व्यवस्था लिया गया है। ठीक। और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां यानी अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक। और संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण किस संविधान से लिया गया है? तो कनाडा का संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची और समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी मामले पर विवाद हो तो केंद्र सरकार का कानून भी मान्य होगा। ठीक। प्रस्तावना की भाषा भी कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक। उसी तरीके से केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया गया है? तो यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व किसमें है? तो भाग 4 में है। ठीक है। भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 52 तक आपका नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। ठीक। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन पद्धति भी कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य,
कला एवं विज्ञान के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्तियों का मनोनयन भी कहां से लिया गया है? तो आप याद रखेंगे आयरलैंड संविधान से लिया गया है। ठीक, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है और विधि निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार भी लिया गया है और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया भी ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। और द्विसदनीय व्यवस्था यानी क्या? लोकसभा और राज्यसभा, हमारे पास दो है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये द्विसदनीय व्यवस्था भी कहां से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक, उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका के प्रावधान से लिया गया है। कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती है संविधान संशोधन की, जैसे कि साधारण बहुमत, ठीक, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों से अधिक राज्यों का मनोनयन भी होता है। तो कई प्रकार के आपके क्या है? संविधान संशोधन है। ये कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, और कैबिनेट मंत्री के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन सा विभाग मिला था? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों और राष्ट्रमंडल विभाग इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन था? तो गृह सूचना और प्रसार विभाग था। बलदेव सिंह कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे। जान मथाई कौन थे? तो उद्योग एवं आपूर्ति विभाग इनके पास था। श्री राजगोपालाचारी कौन थे? तो ये शिक्षा मंत्री थे, यानी कि शिक्षा विभाग इनके पास था। सी एच भाभा का कहते तो कार्य खान और बंदरगाह इनके अनुसार था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में क्या क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री या कानून मंत्री थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत द्वारा गठित पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन थे? तो आप बताएंगे भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, और मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? तो यह शिक्षा मंत्री थे। ठीक, और हमारा अगला है कि जान मथाई कौन थे? तो रेलवे एवं परिवहन विभाग मंत्री थे। ठीक, हमारा अगला है कि राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर कौन थी? तो ये स्वास्थ्य मंत्री थी। बाबू जगजीवन राम कौन थे? तो श्रम मंत्री थे। रफी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। आर के मुगम शेट्टी कौन थे? तो वित्त मंत्री थे। और वी एन गाडगिल कौन थे? तो कार्य एवं खान आपूर्ति ऊर्जा मंत्री थे। ठीक, और सी एच भाभा कौन थे? तो वाणिज्य मंत्री थे। और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी कौन थे? तो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, कल हम लोग पढ़ेंगे संसद एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग कल कवर करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संसद, और धीरे धीरे आपका पॉलिटी भी 4 से 5 वीडियो में या 6 वीडियो में मैक्सिमम आपका खत्म हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया गया है उसको बार बार पढ़ते रहिए। जो करंट अफेयर की क्लास आपको डेली दी जा रही है उसको जरूर करते रहिए। उससे कोई भी एग्जाम, पीसीएस तक का एग्जाम आपका करंट अफेयर से आपको उससे ऊपर पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसी से आपका काम चल जाएगा। और जो मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ा उसको तो डेली आपको देखना है, कम से कम रिवीजन करना है। और उसके बाद से जो मैं 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाऊंगा यूपीएसएससी पेट के लिए, उसको अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका पेट एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।